नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमा। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण का निकाय चुनाव हो रहा है, उससे जुड़ी बड़ी खबर से आपको सबसे पहले यहां पर रूबरू करा देते हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे दें। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। 9 मंडल के 38 जिलों में सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। 3,459 पदों के लिए मैदान में 39,146 उम्मीदवार हैं। 1,92,00,000 मतदाता अपने मत का आज इस्तेमाल करेंगे। मतदाताओं की लिस्ट में 20 लाख नए वोटर भी शामिल किए गए हैं। 7 महापौर, 581 नगर निगम वार्ड, 95 नगर पालिका परिषद पर आज मतदान है और शाम 6 बजे तक निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। तो बड़ी अपडेट, नगर निकाय चुनाव के लिए आज दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है, जिसमें 7 नगर निगम, इसमें मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, अलीगढ़, शाहजहांपुर, अयोध्या, बरेली, यहां पर आज चुनाव हो रहा है। और इस बार यहां पर देखना ये होगा, क्योंकि हमने देखा था जब पहले चरण का चुनाव था तो उस दौरान वोटिंग परसेंट काफी ज्यादा कम रहा था। खासतौर पर बड़े शहरों में जहां पर ज्यादा वोटिंग की उम्मीद थी वहां पर वोटिंग परसेंट काफी ज्यादा कम रहा था। तो क्या इस बार वो बढ़ेगा, ये भी देखना होगा। दूसरे चरण में जो दूसरे बड़े शहर आ रहे हैं उनमें आखिर वोटिंग परसेंट आज कितना रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि पहले चरण में कुल मिलाकर 52% मतदान हुआ था और बड़े बड़े शहरों की अगर बात करें तो वहां पर वोट परसेंट काफी कम रहा था। लेकिन दूसरे चरण के जो बड़े शहर हैं वहां पर देखना होगा कि आज वोटिंग परसेंट कितना रहेगा। हालांकि अपील दिग्गजों की तरफ से सुबह से ही की जा रही है। दिग्गज वोट भी डाल रहे हैं और जनता से अपील भी कर रहे हैं कि अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, वोट जरूर डालें। हालांकि कुछ दिक्कतें इस दौरान देखी जा रही हैं कि लोगों की पर्चियां घरों तक नहीं पहुंची है या वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इस वजह से निराश होकर उन्हें लौटना पड़ रहा है। तो ये भी एक बड़ी नाकामी यहां पर सामने आती है, लापरवाही सामने आती है प्रशासन की, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं वोट परसेंट पर असर पड़ता है। तो आज निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। अपने अपने मुद्दों को जहन में रखकर जनता वोट डाल रही है। हालांकि लोकल शहर की सरकार का चुनाव है, लोकल मुद्दे यहां पर हावी रहते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से बड़े मुद्दों पर यहां पर चुनाव प्रचार किया गया, जिसमें कानून व्यवस्था एक मुख्य मुद्दा रहा। केंद्र से लेकर राज्य सरकार की तरफ से किए गए विकास कार्यों को यहां पर जनता के सामने रखा। और सबसे अहम बात यहां पर सीएम योगी की इसे एक बड़ी अग्नि परीक्षा कह सकते हैं, क्योंकि अब तक हम ये देखते आए हैं कि जो चुनाव होते थे उसमें केंद्र से भी कई दिग्गज आते थे प्रचार करने के लिए, तो उस दौरान जीत का श्रेय बढ़ जाता था पीएम मोदी और सीएम योगी में। लेकिन इस बार क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी की तरह सीएम योगी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली, जमकर चुनाव प्रचार किया, केंद्रीय नेतृत्व के बड़े दिग्गजों की तरफ से कर्नाटक का रुख किया गया, वहीं सीएम योगी ने यूपी में चुनाव प्रचार पीएम मोदी की तरह किया। तो ऐसे में अब ये उनकी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इस चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो उसका पूरा श्रेय सीएम योगी को जाएगा। अब तक जो श्रेय बढ़ता था, क्रेडिट बढ़ता था, इस बार पूरा दारोमदार सीएम योगी के कंधों पर है, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी की तरह यहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर पर जिम्मेदारी को संभाला और सभी जगहों पर अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से वोटों की अपील की, जमकर प्रचार किया। हालांकि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। और इसी पर हम बात करेंगे तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय फिलहाल आपसे करा देते हैं। संजीव कपासिया फिलहाल राजनीतिक संपादक मेरे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएन सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सबसे पहले तो संजीव जी आपका मैं रुख करना चाहूंगी। दूसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है, एक अपडेट आपसे मैं लेना चाहूंगी। अभी तक क्या कुछ अपडेट है निकाय चुनाव की वोटिंग परसेंट को लेकर? देखिए प्रीति, उत्तर प्रदेश में निकाय के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। 9 मंडल और 38 जिलों में लगातार मतदाता अपने घर से निकल रहे हैं और बूथ पर पहुंचकर शहरों की सरकार के लिए अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन जिन मुद्दों पर चुनाव प्रचार हुआ है, जिन मुद्दों पर शहरों की सरकार बनने जा रही है, उस पर चर्चा बेहद जरूरी है। आप समझिए, जब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, तमाम पार्कों का सौंदर्यीकरण, इन मुद्दों पर वोट होता, इन मुद्दों पर चुनाव प्रचार होता,
तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के शहरों का जो कायाकल्प है, शहरों की जो शक्ल है, उसमें निश्चित तौर पर सुधार होता। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो चुनाव प्रचार हुआ है प्रीति, वो माफिया, कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और ध्रुवीकरण और लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा शैली चुनाव प्रचार में रही है, वो मुद्दों के आसपास नहीं रही। एसएन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन शहरों की सरकार के लिए जो लोग वोट कास्ट करने जा रहे हैं, उनसे अपील है कि वो घर से जरूर निकलें, वोट किसी को कास्ट करें, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जो सहभागिता है उसको सुनिश्चित करें। एसएन सिंह साहब, आपने भी चुनाव प्रचार देखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़कर चुनाव प्रचार किया, लीड किया उत्तर प्रदेश को, लेकिन मुद्दे कहां भटक गए? कर्नाटक के चुनाव की बात हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात हो, मुद्दों से क्यों भटका रही है भारतीय जनता पार्टी? और हम भी निवेदन करते हैं कि सभी लोग अपने घरों से निकलें और अच्छी संख्या में निकले। आज जो ये मतदान का पर्व है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अच्छे मतदान करें। दूसरा बात, आपका सवाल था, तो मुद्दों से तो कोई भटकाएगा नहीं, जनता जनार्दन होती है, जनता के बीच में हम जाते हैं और जन विश्वास यात्रा निकालते हैं, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करने के लिए, जो विकास के कार्य किए हैं उसको बताने के लिए। और आज संजीव जी, ये चुनाव बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा का है, स्वास्थ्य और शिक्षा का है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक में 100% नहीं, लेकिन सर्वाधिक बिजली देने का कार्य किसकी सरकार में हुआ? बिना भेदभाव के कि फला तरफ बिजली मिलेगी और दूसरे तरफ नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं हुआ। सर्वाधिक बिजली देने का कार्य किए, सर्वाधिक आवास देने का कार्य किए, सबसे ज्यादा समस्या होती थी कूड़े, लगभग 2400 ऐसे आंतरिक मशीनें मंगाई गई जिसके माध्यम से लोगों का कूड़े का निस्तारण उनके घर से ही उठा लेना और बड़े बड़े सड़कों का निर्माण, एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ना, हर जिले मुख्यालय से प्रदेश मुख्यालय को जोड़ना। जब ऐसे कार्य आप करेंगे, स्वच्छता अभियान जो पूरे देश में चलाया गया, उसका लाभ उत्तर प्रदेश को भी लगा। सामुदायिक जो शौचालय केंद्र थे वो भी, और लगभग उत्तर प्रदेश में आपकी बात ये सिंह साहब, आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, आपके पास तमाम मुद्दे हैं, ये पता है हमें। लेकिन आप ईमानदारी से बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये वर्तमान जो मुद्दे उछाले गए चुनाव में, उस पिच पर बल्लेबाजी करने में आसानी होती है भारतीय जनता पार्टी को? और खासतौर से आपका जो मुख्य विपक्षी दल है, जो प्रतिद्वंदी है समाजवादी पार्टी, वो असहज महसूस करती है और उसमें माइलेज जो है चुनावों में वो भी आपको मिलता है। बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। नहीं, डिबेट में तो बीजेपी के प्रवक्ता बिजली, सड़क सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में ये मुद्दे दिखाई नहीं देते हैं। संजीव, ऐसी बात नहीं है। देखिए प्रीति जी, मैं कहूंगा संजीव जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, निश्चित तौर पे कठोर सवाल पूछते हैं और पूछा भी जाना चाहिए। जो सुरक्षा एक मुद्दा था उत्तर प्रदेश में, चूंकि 2017 में जब सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो इसी बल पे बनती है कि ये माना जाता है कि यहाँ पे बहुत कर्फ्यू लगे रहते हैं, 365 दिन में 200 दिन कर्फ्यू लग जाएंगे, अपहरण हो जाएगा, हत्या हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा, और बड़े बड़े ऐसे कांड होते थे। बदायूं बुलंदशहर के दुष्कर्म है, मुजफ्फरनगर के दंगे हैं, मथुरा के दंगे हैं। तो ये कानून व्यवस्था पे जो जीरो टॉलरेंस की नीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया, निश्चित तौर पे वो भी एक मुद्दा था संजीव जी। इसलिए मुद्दा था चूंकि यह सारे मुद्दों से बड़ा मुद्दा ये इस नाते एक व्यवसायी है, अगर हम उसको सुरक्षा नहीं देंगे, उसकी दुकानें नहीं खुलेंगी, कर्फ्यू लग जाएगा। अगर उसका अपहरण हो जाएगा तो पूरे प्रदेश और जिले में जो है दूसरे व्यवसायी आएंगे नहीं। अगर उसका अपहरण हो जाएगा, उससे फिरौती मांगा जाएगा, तो प्रदेश में जो निवेशक हैं वो यहाँ के बजाय किसी और जगह वो निवेश कर देंगे। ये सारा मुद्दा विकास से जुड़ा हुआ था। इस नाते हम लोगों ने उठाया कि भाई 65,000 ऐसे लोग थे जिन पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई है, 15,000 इनामिया जो थे जिन पे इनाम सरकारें घोषित कर रखी थी, उनको जेल में डालने का कार्य किए, ताकि कानून का राज और भयमुक्त समाज की स्थापना हो। भयमुक्त समाज की स्थापना जब होती है तो बहनें निकलती हैं, दुकानें खुलती हैं, विकास के कार्य होते हैं। अगर भयमुक्त समाज की स्थापना नहीं होगी तो जेल से भी कहा जाएगा कि वो संजीव जी की बजाय एसएन सिंह को ठेका दे दीजिए, और जब नहीं दिया जाएगा
तो परिवर्तन चौक जैसे बन रहा था, अभियंता की हत्या हो जाती है, जैसे तमाम बड़े अधिकारियों की हत्या हो जाती है, बड़े नेताओं को, इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में रहता था। हमने विकास की भी चर्चा की, हमने सुरक्षा के मानकों की भी चर्चा की। चूंकि विपक्ष के लोग बार बार उसी पे आ जा रहे थे, इस नाते संजीव जी जवाब देना होता था कि ये सारा कूड़ा, जो प्रयागराज का भी कूड़ा हमने अपराध का साफ करने का कार्य किया, वो सब विपक्ष के द्वारा फैलाया गया था। आपने विकास की बात की, अब आ जाइए संजीव जी, काशी कॉरिडोर का जब डेवलपमेंट होता है, जब पूरे वाराणसी का विकास होता है, तो मुझे लगता है धर्म मत मजहब के हिसाब से नहीं, सभी लोगों को लाभ होता है। जब गोरखपुर में खाद का कारखाना लगता है, सभी को लाभ होता है। जब डिफेंस कॉरिडोर बनता है, सभी को लाभ होता है। रैपिड रेल सेवा जो मेरठ से दिल्ली शुरू होने जा रही है, वो सभी को लाभ होता है। और जब गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, आगरा, हम जब मेट्रो के कार्य करते हैं, उसका भी लाभ जनता को मिलता है। विकास के बहुत सारे मानकों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया, और ऐसा प्रदेश जो अपराध वाला प्रदेश कहा जाता था, उसमें अपराध को भी कम करते हुए, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि 100% अपराध कम हो गया। जहां समाज है संजीव जी, वहां अपराध है, लेकिन ये देखा जाता है कि क्या सरकार का इकबाल है कि नहीं। पहले मऊ के दंगे हो जाते हैं संजीव जी, और सरकार के नाक के नीचे धारा 144 लगने के बाद 5 दिन तक 27 लोगों की हत्याएं होती ही रहती हैं। ऐसा नहीं होता है। यह इकबाल हम कायम करके और जनता के बीच में जाके नजर से देखें सिंह साहब, एक सरसरी नजर से देखें, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उत्तर प्रदेश में होता था, उस पर निश्चित तौर पर लगाम लगी है, लेकिन सवाल तरीके पर है। विपक्ष आपके तरीके पर सवाल खड़ा करता है। उसका साफ तौर पर यही कहना है सिंह साहब कि कानून है, संविधान है, अदालतें हैं, गोली कहां से आ गई? नहीं, अच्छी बात है संजीव जी। देखिए, कानून है तभी गवाह मिल रहा है, कानून है तभी 1 महीने पहले, 15 दिन पहले अतीक को सजा हो रही है, कानून है तभी मुख्तार को सजा हो रही है। अगर कानून नहीं होता तो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि न सरकार ने साक्ष्य हमको दे पाया, और जो गवाह थे वो भी नहीं मिले, मुख्तार अंसारी छोड़ दिया गया, जज फैसला नहीं सुनाता था, जज बदल जाते थे, सरकार गिरफ्तार नहीं करती थी। आज कानून है संजीव जी, इस कानून के नाते ही आप देखें कि लोग दफ्ती लगाकर 2 पैरों पे नहीं, 4 पैरों पे थाने पे आ रहे हैं। क्योंकि जो अपराधी होता है, अगर वो सर झुका कर आए तभी कानून है, लेकिन अगर वो सीना चौड़ा करके चले, कानून लगता है कि सिद्धार्थनगर से प्रणवीर पांडे जुड़ गए हैं। एक बार अपडेट उनसे ले लें कि सिद्धार्थनगर में किस तरीके की वोटिंग हो रही है, और जनता से बात करने की कोशिश करिए कि जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है। क्या माफिया, कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, या फिर मुद्दों पर वोटिंग हो रही है? पांडे जी। जी, निश्चित तौर पे आपको बता दें कि इस समय हम सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा के अंतर्गत खड़े हैं, जहां पर अगर वोट की बात करें तो लोगों के अंदर जागरूकता को मैं दिखाना चाहूंगा कि लोगों के अंदर इतनी जागरूकता है कि जो महिलाएं हैं वो घर से निकल करके आए हैं, यहाँ पर पेड़ का चूंकि छांव है वहां पर बैठी हुई है, लगातार मतदान की आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से महिलाएं निकल करके आ रही हैं, घर से निकल के आ रही हैं और वो अपना मतदान कर रही हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सरकारें लगातार और अधिकारी लगातार प्रयासरत रहते हैं। जिस तरीके से प्रथम चरण का चुनाव हुआ और उसमें जो वोट प्रतिशत है वो काफी कम रहे, तो उस बात पर अगर गौर करें तो यहाँ पर जो जागरूकता देखने को मिल रही है वो काफी अच्छी मिल रही है। क्योंकि लोग जमीनों पर बैठे हुए हैं और जमीन पर बैठ करके उसके बावजूद चूंकि छाव है, धूप ज्यादा है और लोग मतदान करने आए। बात करेंगे कुछ लोगों से कि आखिर किन मुद्दों पर, किन मुद्दों को लेकर के आप सब लोग मतदान करने आए हैं। क्योंकि सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है, लाइनें शुरू हो गई हैं। कौन सा ऐसा मुद्दा है जो मुद्दों को लेकर के आप सब लोग मतदान करने आए हैं? ठीक है, नहीं, ठीक तो है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन क्या चीज ठीक है, क्या ठीक नहीं है जो ठीक करना चाहते हैं आप सब लोग? कौन सा ऐसा मुद्दा है, मुद्दों को लेकर के आए हैं? कुछ लोग जो है बोलने भी सकता रहे, लेकिन यहाँ पर महिलाएं भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो में है कहीं ना कहीं महिलाओं की भी एक अहम भूमिका रहती है। इनसे बात करेंगे। आज आप वोट देने आई हैं यहाँ पर, किन मुद्दों को लेकर के वोट देने आई हैं? चूंकि देखिए कुछ लोग हैं, एक युवा है, ये कुछ बात करेंगे, इनसे बात करेंगे हम। किन मुद्दों को लेकर के आए हैं? मुद्दों को लेकर सबसे पहले विकास, शिक्षा, रोजगार, जल, पीना, रोटी, कपड़ा, मकान, इसी के लिए। निश्चित तौर पर आपने सुना, चूंकि युवा है और युवा को ही देश का
जाता है। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले मेरी रणवीर पांडे ये भी पूछिए कि इनके लिए लोकल मुद्दे ज्यादा मायने रखते हैं या चुनाव प्रचार में जो हमने देखे कानून व्यवस्था, विकास, माफिया, ये मुद्दों पर जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, क्या उनका असर इन पर पड़ा है या ये लोकल मुद्दों को लेकर आज अपना मत का अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रीति जी, इसके साथ साथ ये भी पूछिएगा पांडे जी कि क्या वह भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान रोजगार से संतुष्ट है? लगता है कि यहाँ का व्यक्ति जो सभासद जीते या चेयरमैन का जीते वो आपको नौकरी दे सके। लोकल मुद्दों में आपका कौन सा मुद्दा महत्व? लोकल मुद्दे में तो हमारा कानून व्यवस्था भी है और सड़क भी है, रोजगार भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, ये सब होना जरूरी है। युवाओं से ये पूछिए जो बीजेपी ने रोजगार दिया है, क्या उससे वो संतुष्ट हैं? हाँ देखिए, संतुष्ट है, क्यों नहीं संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। निश्चित तौर पर आपने सुना कि ये संतुष्ट बता रहे हैं, लेकिन अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, आपको मैं सुरक्षा व्यवस्था में दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये गांव का इलाका है, यहाँ पर अक्सर गड़बड़ी की नजर आती है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से पुलिस मुस्तैद है। आप देख सकती है कि इतना धूप होने के बावजूद जो पुलिस है वो पेड़ के छांव में यहाँ से लेकर के पूरे बगीचे तक है। 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर वाहनों का रोक लगा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा माहौल है वोटर को वोट देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है, अपने पक्ष में किसी प्रकार से जो वोटिंग की बातें हैं वो नहीं की जा सकती। लेकिन अगर यहाँ के भविष्य की राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा विधायक माता प्रसाद पांडे की साख लगी है, तो वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री जो डॉक्टर सतीश द्विवेदी है उनकी भी साख यहाँ पर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सांसद है जगदम्बिका पाल। सबसे बड़ी बात है कि पूरे जिले के अगर आर ओवल देखा जाए तो ये सीट बहुत ही बस्ती अगर मंडल की बात करें तो सिद्धार्थनगर का ये जो सीटें हैं ये बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ लेकर के रहिए, हमारे साथ एसएन सिंह है, रणवीर रहिए। सिंह साहब, जनता वही कह रही है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और तमाम जो आपके भाजपा के रणनीतिकार हैं वो कहते हैं कि चुनाव परसेप्शन से जीते जाते हैं। वो परसेप्शन दिखाई दे रहा है जनता में? नहीं संजीव जी, केवल परसेप्शन से सब कुछ नहीं होगा, आपको कार्य करना होगा। और अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो जनता ये देखिए कहते हैं और नहीं करते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम कमिश्नरेट सिस्टम ले आएंगे और वो लागू करते हैं, जब आप कहते हैं कि हम शहरों में सीएनजी बसें चलाएंगे और जब 400 बसें आ जाती हैं अलग अलग जिलों में चलने लगती हैं, जब आप कहते हैं कि हम कूड़े से बिजली बनाएंगे और आगरा में कूड़े से बिजली बनने लगता है, जब आप कहते हैं कि हर घर जल नल योजना जाएगी और 62% कार्य इसके पूरे हो जाते हैं, स्कूल चलो अभियान शुरू हो जाता है, तो जब फाइलों का हम व्यवस्था कर देते हैं पारदर्शिता के हिसाब से, जब जन्म प्रमाण पत्र से लेके तमाम प्रमाण पत्र अगर निकलने लगते हैं ऑनलाइन, तो ये सब चीजें लोगों को दिखती है कि एक पारदर्शी सरकार, एक जवाबदेह सरकार है, एक ईमानदार सरकार है। तब जनता मानती है कि हमारी सरकार है और जनता इस नाते देती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% कार्य पूरा हो गया, लेकिन एक चीज संजीव जी मानेंगे, आज आपके चैनल पे बताऊंगा, पहले क्या होता था, बहुत सारी योजनाएं वो विधायक के हाथ में होती थी, सांसद के हाथ में होती थी। ऐसे माननीयों से योजना हटाकर प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजनाएं ले आई कि अगर विधायक किसी भी पार्टी का हो उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि पार्टी के आप हो सकते हैं, विकास सबका होना चाहिए। आप देखिए स्वच्छता अभियान के माध्यम जो इज्जत घर बने वो विधायक के हाथ में नहीं था। पहले बिजली देने का कार्य विधायक करते थे, वो अब सभी गांव में बिजली अनिवार्य कर दिया गया, वो विधायक सांसद के हाथ में नहीं था। तो इस तरह से ऐसा मोदी जी ने कार्य किया पूरे देश के लिए, मुझे लगता है इसी नाते 2014, 17, 19, 22 लगातार जनता को भरोसा है। सिंह साहब, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं और योगी जी भी खुलेआम मंचों से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया और खास तौर से समाजवादी पार्टी के जो माफिया हैं, चाहे वो माननीय माफिया हो, चाहे वो तमाम अलग तरीके के लोग हों, चाहे वो दबंग छवि के नेता हों, उस तरीके की चीजों पर लगाम लगा है। लेकिन अमेठी की जिस तरीके की घटना सामने आई कल, एक समाजवादी पार्टी के विधायक आपकी पार्टी के प्रत्याशी के पति की सरेआम पिटाई करते हैं, उसका वीडियो वायरल होता है, तो आपकी जो छवि है, पुलिस को जो आप दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से लोग डर रहे हैं, थाने में इस तरीके का वीडियो वायरल होता है, तो आपकी छवि खराब नहीं होगी सरकार की, पार्टी की? संजीव जी, होता क्या है कि मानसिक जो दूषित लोग होते हैं वो सभ्य समाज में भी पाए जाते हैं,
और एक पुत्र जब पिता के ऊपर हमला कर सकता है तो समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कानून के ऊपर हमला कर सकते हैं। और बार बार जब हम आपके चैनल के माध्यम से ऐसी बातें कहते थे कि समाजवादी पार्टी है, वही समाजवादी पार्टी है जो गेस्ट हाउस जैसा काम करती है, तो बहुत सारे समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे नहीं भैया के आने के बाद हम लोग बदल गए। लेकिन आप देख लीजिए, जैसे 2016 में देवरिया जिला का मदनपुर थाना लूट लिया जाता है, जैसे 2014 में कानपुर में एक महिला एफआईआर दर्ज कराने आती है और थाने में ही उसकी पिटाई हो जाती है, उसके पति की पिटाई हो जाती है, वो अभी भी जारी है। कल जो भी आप विधायक जी को के द्वारा देखे वो क्या है, यही समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। वो 2022 के चुनाव में भी आप देखे होंगे, अभी रिजल्ट आया ही नहीं था कि डीएम के भी गाड़ी को रोक लेना, एसपी के भी गाड़ी को रोक लेना, क्योंकि ये बताना और दिखाना चाहते थे कि आजम खान ही नहीं, हम लोग भी सीओ को बंद कर सकते हैं, मुख्तार अंसारी ही नहीं, हमारी सरकार में कप्तान के ऊपर हाथ छोड़ा जाता है। तो ऐसे कार्यों को समाजवादी पार्टी करती है। फिर भी बताना चाहूंगा संजीव जी, ये भाजपा की सरकार चल रही है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और कानून अगर आप हाथ में लेंगे तो हो सकता है कि आपको भी नौकरी लगाकर थाने आने की आवश्यकता पड़ जाए। तो ऐसे मानियों से कहा जाएगा तो ले लीजिए, आप हमारी डिबेट में कहते नजर आते हैं कि अपराध जब होता है तो उसके बाद जब कानूनी प्रक्रिया होती है, पुलिस की जो कार्रवाई होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपने कई बार हमारी डिबेट में कहा है कि आप बता सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक पर क्या कार्रवाई हुई है, किन धाराओं में मुकदमा हुआ है, क्या वो गंभीर धाराएं हैं, और क्या जो परसेप्शन कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में गया है वो राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ उस तरीके की कार्रवाई हुई है? बिल्कुल। देखिए संजीव जी, होता क्या है, एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, पुलिस बेशक सरकार के अधीन कार्य करती है, लेकिन सरकार में बैठे व्यक्ति भी अगर गलत कार्य करते हैं वो एजेंसी उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। ऐसा बहुतेरे आप देखे होंगे सभी सरकारों में। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विश्वसनीयता इसी बात की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने वाला कोई कार्यकर्ता, कोई मंत्रीगण, कोई विधायकगण या कोई भी बड़े पद पे हो, उसके खिलाफ भी वही धारा होता है जो विधि सम्मत लगना चाहिए। राकेश, जो कल वाली घटना के बारे में आपने पूछा, हमें लगता है 5 से 7 धाराएं उनके ऊपर लगी हैं, और मुझे लगता है कि जो दूसरे पक्ष ने जो आरोप लगाया उनके ऊपर और जो फुटेज के माध्यम से सब लोग देखे हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी धाराएं लगी हुई हैं जो लगना चाहिए। और ये बताया जा रहा है कि निश्चित तौर पे चाहे वो समाजवादी पार्टी के विधायक हों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, यह देखकर कार्रवाई नहीं होती है कि आप किस पार्टी के हैं, देखकर कार्रवाई होती है कि आपने गुनाह क्या किया। क्योंकि पहले जो जोगेंद्र नाम के पत्रकार की हत्या हो जाती है और वो बार बार कहता रहता है समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारी हत्या हो जाएगी, उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है। पहले जब मुख्तार अंसारी 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर देते हैं, सरकार नहीं सुनती है। पहले अतीक अहमद तमाम बड़े वारदातों को अंजाम दे देते हैं, सरकार नहीं सुनती। इसमें ऐसा छूट नहीं है, किसी को भी ऐसा छूट नहीं। इसी नाते भारतीय जनता पार्टी से संजीव जी सवाल पूछते हैं, इसी नाते प्रीति भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती हैं, क्योंकि हम कार्रवाई करते हैं। और अभी भी आपके चैनल पे बताना चाहता हूं, अयोध्या में किसके पक्ष में हवा है ये जानने की कोशिश करेंगे। अयोध्या से संवाददाता अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी का गढ़ अयोध्या को माना जाता है, लंबे समय से बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर जीतते आए हैं, तो इस बार क्या कह रही है जनता, क्या है जनता का मूड, और वोटिंग को लेकर भी अंकुश अपडेट दें। प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं अपने खबर बाग के दर्शकों को एक बड़ी खबर बताना चाहता हूं। बड़ी खबर अयोध्या से, जहां बीकापुर नगर पंचायत के सपा चेयरमैन प्रत्याशी जुग्गीलाल यादव कस्टडी में ले लिए गए हैं। बीकापुर कोतवाली में वाहन स्कॉर्पियो के साथ प्रत्याशी बैठाए गए थे। मतदाताओं से जबरदस्ती अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे थे, उनसे जबरदस्ती कर रहे थे, जिसको लेकर के वो आचार संहिता के उल्लंघन में पुलिस ने उनको कस्टडी में ले लिया है जी। और वोटिंग परसेंट को लेकर क्या अपडेट है, यहाँ किन मुद्दों पर जनता वोट डाल रही है? जी, अभी तो सुबह से लगभग मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही भीड़ देखने को मिल रही है और खासा मतदान को लेकर खासा उत्साह भी लोगों में देखने को मिल रहा है। अयोध्या में एक तरफ जहाँ पर श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, तो वहीं अयोध्या में कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा एक तरीके से सामने आ रहा है कि अयोध्या का जो विकास हो रहा है उसको लेकर के लोगों से खबर फास्ट की टीम ने और हमने भी बात की, तो लोगों ने यही बताया कि अब की बार अयोध्या में विकास का
हर बार जो है अयोध्या में राम मंदिर और जाति को लेकर के चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार लोगों का कहना है ना तो राम मंदिर का मुद्दा रह गया और ना तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रह गया, अब तो केवल मुद्दा रह गया है तो केवल विकास का। जी, तो ये माना जाए कि इस चुनाव में भी राम मंदिर का माइलेज जो बीजेपी अक्सर लेती आई है वो यहाँ पर भी इस बार मिलने वाला है बीजेपी को। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति है लोगों के मन में, क्या कुछ है समाजवादी पार्टी को लेकर? जी, समाजवादी पार्टी भी जो है एक तरीके से आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक तरीके दे रही है, क्योंकि अयोध्या में ब्राह्मण वर्ग की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट उन्हीं के हैं और समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण वर्ग को जो है लुभाने के लिए अपना जो है ब्राह्मण कैंडिडेट आशीष पांडे दीपू को उतारा है। और इस समय जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधे कांटे की टक्कर जिसे कहा जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी जिसको टिकट नहीं मिला है, जिन्होंने बागी तेवर अपनाया है, जो खुद निर्दल का चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर कुछ न कुछ असर पड़ेगा। जी ठीक है, आखिरी कमेंट एसएन जी आपका लेना चाहूंगी। अयोध्या आपका गढ़ रही है, इस बार भी क्या लग रहा है, एक बार फिर से यहाँ पर जीत रही है बीजेपी? देखिए, निश्चित तौर पे आपने अभी हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता थे उनसे भी आपने पूछा, अयोध्या जो है वो धर्म की नगरी है और कोई भी राजनीतिक पार्टियां वो धर्म से अछूती नहीं है। हर राजनीतिक पार्टियों का अपना कोई ना कोई धर्म होता है। और आज अयोध्या में जैसे विकास के कार्य हो रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल बस अड्डा बन रहा है, रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत बन रहा है, बड़े बड़े होटल आ रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का सबसे खूबसूरत स्थान अयोध्या हो जाएगा। और जैसे काशी का, मथुरा का, प्रयागराज का, बहुत सारे ऐसे जगहों का डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, उसी तरह से अयोध्या का हो रहा है। तो जब आप विकास के भी कार्य करेंगे, धर्म और आस्था जो सभी धर्म के लोग मानते हैं कि भगवान राम और कृष्ण की नगरी उत्तर प्रदेश है, भारत भूमि है, देवभूमि है, पुण्य भूमि है, ऐसे चीजों का अगर आप विकास करेंगे तो उसका लाभ निश्चित अयोध्या तौर में पे आपके मिलेगा। सारे मुद्दे यहाँ पर फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया एसएन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और शुक्रिया प्रणवीर पांडे जी आपका भी, संजीव जी आपका भी और अंकुर जी आपका भी। तो यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से अस्वस्थ नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि जो विकास कार्य किए गए हैं सरकार की तरफ से उनकी बदौलत वो जीत रहे हैं। तो फिलहाल